Hello students. Today we shall start the concept of Indian economy on the eves of independence, chapter first. In previous video we have already discussed the concept of introduction of Indian economy on the eves of independence. We also discussed a low level of income and economic development under British rules and different causes or reason behind the stagnant or backward agriculture sector during the British period. Similarly, we also discussed the concept of industrial sector during the British period. So students, today we have discussed the concept of foreign trade. Student, India has an important trading nation since ancient time, but the restrictive policy pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volumes of India's foreign trades. So India occupy a prime place in foreign trade before the advent of British rule in the country. So India used to export its goods to far-flung countries in the world and in return used to get gold, silver and precious stones. But later on, production, trade and tariff policies of the colonial government adversely affected the composition, direction and volumes of foreign trades in India. So students, composition of India's trade. India become an exporter of primary products. We already discussed in previous that कि India is a just a इंडिया को जो ब्रिटिशर्स थे वो यूटिलाइज कर रहे थे एज अ एक्सपोर्टर. वो एक्सपोर्टर कर एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर टेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया और वहाँ पे ब्रिटेन में जाकर उसको वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे फाइनल गुड्स में. देन दे अगेन उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर गुड्स को, मशीन मेड प्रोडक्ट्स को वो सेल कहाँ कर रहे थे, इंडिया में आके. तो इस तरह जो इंडिया की व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया कॉम्पोजिशन के रिलेटेड, कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया ऑफ ट्रेड, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen cloth, capital goods like light machineries, etc. तो यहाँ पे अगर हम देखें क्यों तो इंडिया की बेसिस पर कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स किया जा रहा था इंडिया से. रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, शुगर हो गया, इंडिगो हो गया. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जो मटेरियल, जो गुड्स, जो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडिया. उसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपोर्ट जो फिनिश कंज्यूमर गुड्स की जा रही थी उसमें एग्जाम्पल आ जाता है कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स, capital goods जिसमें we are taking the light machineries. These are the example of imported goods. So when we talk about the volumes, India's exports were more than its import. So there was a large export surplus direction. So this refers to the countries we are trading with. Britain maintain a monopoly over India's exports and imports. When we talk about the volumes, India से export की अगर हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट से इंडिया ज़्यादा सरप्लस कमा रहा था, यानी कि वो ज़्यादा सरप्लस अर्न कर रहा था एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट. बिकॉज यहाँ पे से अगर रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटेन में, प्राइमरी प्रोडक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा था ब्रिटेन में फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, तो ये जो रॉ मटेरियल था जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था इंडिया से, उस एक्सपोर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा सरप्लस अर्न कर रहा था इंडिया. उसी तरह अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उससे भी इंडिया को उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था. लेकिन इससे एक्सेस में जो सरप्लस कमाया जा रहा था, उस सरप्लस को जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि ब्रिटेन के जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ किया, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको यूटिलाइज़ किया. तो इसको बेसिकली हम ब्रीफली आगे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे. अभी फ़िलहाल इतना ही इसके लिए आप रखें कि वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं, इंपोर्ट से जो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट से इंडिया ज़्यादा अर्न कर रहा था एज़ कम्पेयर टू import. So similarly, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few countries like China, Sri Lanka and Iran. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि नियर अबाउट 50% या 50% से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड था इंडिया का, वो ब्रिटेन के साथ था, और रेस्ट जो रह जाता है वो चाइना, श्रीलंका एंड ईरान के साथ था. इसी फॉरेन ट्रेड की जब हम बात करते हैं, इस फॉरेन ट्रेड को जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अपने फ़ायदे के लिए उसने सुएज़ कैनाल का जो है वो इंट्रोडक्शन की. सुएज़ कैनाल जो एक आर्टिफिशियल वाटरवे था विच प्रोवाइड अ डायरेक्ट ट्रेड अ रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया बाय डूइंग अवे
with the needs to sail around Africa. So opening of this canal in 1869 reduced the cost of transportation significantly. तो इस सुएज कैनाल की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ब्रिटेन को पड़ रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड हुआ. सो इसकी जो ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं, मैंने वो क्वेश्चन MCQs के बेसिस पे पूछा जा सकता है, सुएज कैनाल को कब ओपन किया गया था, या फिर तो यू हैव टू राइट डाउन इट्स 1869. सो सुएज कैनाल वाज ओपन इन 1869. सो जिसकी वजह से इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट ईजियर. जिसकी वजह से इस ट्रांसपोर्टेशन से या ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, इस कैनाल की हेल्प से ईजिली ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम था वो बचा, प्लस जो कॉस्ट पड़ रही थी ट्रांसपोर्टेशन की वो भी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस हुई ब्रिटेन वालों को. तो ब्रिटेन में से इंडिया से ईजिली वो प्रोडक्ट ले जाते थे थ्रू दिस कैनाल ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, और ईजिली अपने फाइनल प्रोडक्ट को यहाँ इंडिया तक भी पहुँचाया जाता था. और वी हैव टू से कि अगर अदर वर्ड में हम कहें, जो एक्सप्लॉयटेशन थी इंडियन मार्केट की अब वो ज़्यादा ईजी हो गई. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ. Students, drain of Indian wealth. Yeah, we talking about the economic drain. Economic drain or drain of India wealth is the same. So the one-way transfers of resources from India to England during British rule was termed as economic drain or drain of wealth. It means drain of wealth means transfer of resources from India to England during the British rule is known as the concept of economic drain. In other words, we have to say economic drain imply all those payments which were made to England and India received nothing in return of them as a result of economic policies of the colonial rule. So the forms of economic drain were mainly as follow: the excess of merchandise export, over import in order to finance the deficit in invisibles of BOP accounts, and second is the interest, dividends and profit remittances on private foreign investment, and salary pension payment to European officers. Similarly, third one is the payments made by Indian for military expenditure for the wars out by Britain. So students, we have to say कि India's foreign trade generated huge export surplus, but ये जो huge surplus एक्सपोर्ट से इंडिया अर्न कर रहा था, ये जो सरप्लस था, जो एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, दिस सरप्लस केम at a huge cost to the country's economy as it led to the drain of India wealth. So the export surplus was used for, ये जो एक्सेस में एक्सपोर्ट्स की वजह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा सरप्लस अर्न कर रहा था, उससे इंडिया, चाहे हम रॉ मटेरियल का एग्जांपल है कि रॉ मटेरियल इंडिया से जो इंडिया का जो रिसोर्सेज थे, जो एज अ रॉ मटेरियल जिसको शिफ्ट किया जा रहा था ब्रिटेन में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एज अ रॉ मटेरियल, उससे भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा उससे ऑन कर रहा था. तो इससे क्या होता है, इससे जो एक्सेस में एक्सपोर्ट से जो सरप्लस हुआ, यानी एक्सपोर्ट से सरप्लस जो अर्न किया इंडिया में, उसको बेसिकली इंडिया के वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं किया गया, इसको यूज़ किया गया मेकिंग पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया, यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन में थी, वहाँ पे इस एक्सपेंसेस को यूटिलाइज किया गया उसके ऑफिशियल सेटअप के लिए. सेकेंड, इसकी जो इस तरह के एक्सपोर्ट सरप्लस से इंडिया से जो आए थे, उसको कहाँ यूज़ किया जा रहा था, दे आर यूज, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसको यूज़ कर रही थी एक्सपेंसेस ऑन वॉर फाउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अपने वॉर के प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करने के लिए, उसको खरीदने के लिए उस पर स्पेंड वो किया जा रहा था. और लास्ट में दे ऑल्सो स्पेंड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, सर्विसेज पे भी इसको स्पेंड किया जा रहा था जिसको इम्पोर्ट किया जा रहा था. Okay, now we have to discuss the concept of demographic profile. So student, you know the concept कि demographic profile का मतलब बेसिकली क्या होता है. डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर मैं बात करती हूँ, ये चीज़ आपको पता होगी कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन द ईयर ऑफ 1881. So census figures collected since 1881 inform that there was unevenness in India's population growth. India was in the first stage of demographic transition till 1921. So the first stage of demographic transition implied that there was high birth rate
high death rate in India, so before the year 1921. So since in this stage both birth rate as well as the death rate were very high, so the rate of the growth of population remained very low or very slow. Because of very slow growth in population, this period was termed in the period of stagnant population. So the main reason for the slow growth of population during British rule were poverty, malnutrition, epidemics, poor health facilities, etc. are the reason behind slow growth of population during the British rule. After 1921, India entered the second stage of demographic transitions. There was a consistent rise in the population of the country. Thus, 1921 is regarded as the year of great divide in the historic demographic transition in India. So, year 1921 को year of great divide भी कहा जाता है. If we talk about the demographic profile और demographic structure, ये चीज़ आपको पता होनी. सबसे पहले सेंसस जो कैलकुलेशन हुई थी, पॉपुलेशन की मेजरमेंट हुई थी, वो ईयर 1881 में हुई और एवरी 10 ईयर के बाद उसको कंडक्ट किया जाता है. ठीक है. सो तो अगर मैं डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करती हूँ, इफ़ यू टॉक अबाउट द, अगर हम सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर को अब डिस्कस करते हैं, अगर डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर ब्रिटिश रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के बेसिस पे कि व्हाट आर द डिफरेंट सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर, जिसकी वजह से हम वी हैव टू ऑब्जर्व कि वाई इंडिया वाज अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज द हाई रेट एंड बर्थ रेट. It means both birth rate and death rate were very high. Okay. So when we talk about the birth rate, which was nearly 48 per thousand before 1921 से 48 per thousand था, जबकि अगर हम बात करते हैं 1941 और 50 की, it was 40 per thousand during 1941 to 50. Similarly, death rate which was very high as 42 per thousand till 1921, which was declined to 27 per thousand during 1941 to 50. So the figure was still high as compared to nearly 20,000, that is a birth rate, and 6.4 per thousand death rate in 2016. And when we talk about the low literacy rate, second concept is the low literacy rate. Students, you know, the literacy level was less than 16%. The overall literacy level was less than 16%. Basically, education was not given much attention during the British rule. So only a small fraction of people could get education. Most of the population remained illiterate. So the average literacy rate was less than 16%. Out of this, the female literacy rate was only 7%. यानी कि फीमेल लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं, फीमेल लिटरेसी रेट उस टाइम कितना था? ओनली जस्ट इट वॉज 7%. इफ यू टॉक अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, so students, infant, there was a very high infant mortality rate at that time. So the infant mortality rate is the number of death under 1 years of age per thousand live birth during a given year. So mortality rate was very high, and particularly infant mortality rate was as high as about 218 per thousand as compared to 37 per thousand in the year 2015. So students, similarly, if we talk about the life expectancy was also very low. It was at that time just 32 years. यानी कि एक पर्टिकुलर नॉर्मल पर्सन कितने साल जी सकता है, उसकी नॉर्मल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कितनी होगी उस टाइम के अकॉर्डिंग. जिस तरह की क्रिटिकल कंडीशंस थी लोगों की, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी की वजह से, जो अगर हम बात करते हैं ईयर्स की, कितने एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पर्टिकुलर नॉर्मल पर्सन की कितनी होगी, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेक्ट करें उस टाइम कितनी थी? 32 ईयर्स. जबकि अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सपेक्ट इस पर्टिकुलर जब इस ईयर को अगर हम कंपैरिजन करते हैं नियर अबाउट, अब के कंपैरिजन अगर हम देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात अगर हम करते हैं, इट वाज 68 ईयर्स. यानी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. पहले 32 ईयर्स तक ये नॉर्मल इंसान जी पाता था बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर. ठीक है. उसी तरह अगर हम बात करते हैं अब की 68 ईयर इज़ द नॉर्मल लाइफ. नॉर्मल ईजिली हम 68 ईयर्स तक जो है एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर सकता है या लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकता है. उसके बाद अनदर इज एक्सटेंसिव पॉवर्टी वाज प्रेजेंट. यानी कि लोगों की उस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल
जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मैक्सिमम लोग जो है वो वो पॉवर्टी के कंसेप्ट से जूझ रहे थे। उनके पास अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने की कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। उसी तरह लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, दैट इज़ अ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, वर either unavailable to large chunks of population or were highly inadequate when available. So and another last one is the water and airborne diseases were rampant. तो इसी तरह another जो diseases थे उसकी वजह से भी लोगों की डेथ होती जा रही थी। तो ये सारा कंसेप्ट डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आएगा। नाउ वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द occupational structures of India on the eves of independence is categorized into three types or three sectors. First one is the primary sector, second is the secondary sector, and the last one is the tertiary sector. Okay, when we talk about student distribution of population is in different sectors of the economy is categorized into different sectors, that is the primary sector, secondary sector, and tertiary sectors. If we talk about the primary sector, near about 70 to 75% population is engaged in primary और agriculture sector. Similarly, secondary sector में जो contribution थी occupation sector में वो थी near about 10%. And last is the tertiary sector. उसमें जो contribution थी near about 17, we have to say कि near about 15 to 80%. 15 to 20% जो कंट्रीब्यूशन थी वो टर्शरी सेक्टर की थी। तो इफ यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रीडोमिनेंस था एग्रीकल्चर सेक्टर का, दैट इज इट मीन्स थी कि इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट नियर अबाउट 70 to 75% ऑफ इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, while only 10% in manufacturing sector and 15 to 20% were engaged in service sector. So it is clearly shows that agriculture and allied activities remain the major source of the employment during the British rule. Clear? Okay, next subtopic is the infrastructure. Okay, when we talk about the infrastructure, students, the states of infrastructure facilities, especially in the field of transports, communications and energy, was very poor in India during the British rule. However, some efforts were made to develop basic infrastructure like road, railways, ports, water transports, post and telegraphs by the British rulers. Here also the main motive of the British ruler behind the development of transport and communication facilities was not to provide basic amenities to the Indian people but to serve their colonial interest. अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिशर्स ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी इंडिया में प्रोवाइड करवाई तो उनका कोई मेन जो इंटरेस्ट था वो इंडियन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड या उनके लिए किसी तरह के अमेनिटीज़ या इंडियन पीपल्स को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना नहीं था. द मेन रीज़न बिहाइंड देयर ऑन कॉलोनियल इंटरेस्ट. सो जिस तरह की डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो थी रोड की, सेकेंड इज़ द रेलवे, एयर and water transports, communications. These are the different contribution under the infrastructure during the British period. So students, when we talk about the effects of railway, अगर मैं effects की बात करती हूँ, you know the British introduced the railways in India in 1850 and the Indian Railway began their operation in 1853. So railway were developed by the Britishers in order to have control over the vast Indian territory. So in view of this, the Britishers tried to link important administrative and military centers through railway lines. Secondly, they wanted to earn profit through foreign trade. That is why they linked railway with major ports on one hand and the marketing centers on the other hand. So it was considered as one of the most important contribution of British rulers to India. So the development and constructions of railway by the British ruler had affected the Indian economy in the following ways. First is it provide cheap and rapid transport system, especially for distant travel. Second, it broke geographical and cultural barriers and thus promoted national unity and understanding. It also creates the new employment opportunity. Next is it promoted foreign trade because the volumes of India's export increased significantly, but it benefited the Britishers more than the Indian. So railway facilitated faster movement of food grains across the nation, supplying food
from surplus regions to famine hit areas helped in controlling famines. So it also encouraged the process of industrialization by ensuring smooth flow of raw material and finished goods. So these are the different, we have to say, affected. Yeah, these are the different development and constructions of develop. These are the basically the development and construction of railway by the British ruler, and it also affected the Indian economy. So these are the different effects of railway. Okay, if you talk about the contribution, it means what are the different contribution of, or we have to say what are the different positive contribution of British rule. So the sole purpose of the British government was colonial exploitation of India. However, it has also, we have to say, it also had some positive effects. So as for example, first one is the effective administration. So student, basically we have discussed now the positive contribution of British rule. First is the effective administration, that is the British government has an efficient system of administration which served as a ready reckoner for Indian politician. Indian politician के लिए एक ready reckoner उन्होंने तैयार कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह तैयार की जाती है. पहला कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स की ये थी. सेकंड, ब्रिटिश ने जो कंट्रीब्यूशन की थी इंडिया के लिए वो था, सेकंड वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सो स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ जैसे रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, ports हो गया, these are the example of infrastructure development. So development of railway help in economic and social growth of the economy. So it help in transportation of food to drought hit areas and promoted cultural affinity among people. And next contribution is the commercialization of agriculture. कमर्शलाइजेशन का कंसेप्ट सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ही दिया था, जिसमें उन्होंने लोगों को फोर्स किया, इंडियन पीपल को फोर्स किया, कंपेल किया, इनकरेज किया कि वो प्रोडक्शन करे, लेकिन किसकी, कैश क्रॉप की, ताकि उसको एज अ रॉ मटेरियल वो यूटिलाइज कर सके. सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर्स टू द इंडियन people. So commercialization of agriculture help in changing the outlook of Indian farmer, who started producing for sale in the market than merely for subsistence. And last contribution is the last positive contribution of British rule is the monetary system of exchange. So there was a transition from barter system of exchange to monetary system of exchange under the British rule. So this facilitated division of labor and expansions of production. So these are the different contribution, or we have to say different positive contribution of British rule to the Indian economy. Thank you, students.